ओके, लास्ट क्लास हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हम लोगों ने किए थे ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ठीक है। इसमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस थे हम लोगों ने देखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और फिर दूसरा जो इक्वेशन होता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। एक हल्का सा हम लोग रिवीजन ले रहे हैं। ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पर हमने तीन नेचर पढ़े थे, जिसमें से पहला नेचर था अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है तो फिर इसके ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनते हैं, और इनका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 होता है और इक्वल्स टू c1 बाई c2 होता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट ग्राफ बनते हैं, मतलब ओवरलैपिंग ग्राफ। एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ लाइन बनेगा। मान लो ये ग्राफ लाइन हमने बना ली है कार्टेशियन प्लेन में, दूसरा ग्राफ बनाने जाओगे तो ठीक उसके ऊपर ऊपर बनता है, उसे कोइंसिडेंट ग्राफ बोलते हैं। उनके जो सोल्यूशंस होते हैं मैनी होते हैं, मैनी सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू ग्राफ लाइन। अब इंटरसेक्टिंग होगा तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए एक ही सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट में कई सारे पॉइंट कॉमन होते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग होता है इसलिए इसमें सोल्यूशन भी बहुत सारे होते हैं। और थर्ड रिलेशन था कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 से इक्वल है लेकिन c1 बाई c2 से इक्वल नहीं है, तब उनका ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल। ठीक है। और उसमें पैरेलल कोई तो कॉमन नो पॉइंट नहीं होता, सॉल्यूशन। क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब है दूर दूर रहना, टच ही नहीं होगा, कॉमन पॉइंट ही नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन ही नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमने रिवाइज किया था, और उसके बाद हमने देखा था सोल्यूशन मेथड। तो हमने वहां तक तीन मेथड देखे थे टोटल, तीन मेथड। एक मेथड था एलिमिनेशन, दूसरा मेथड था सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तीन मेथड हमने देखा था, लेकिन उसमें से हमने दो ही डिस्कस किए थे, तीसरा अभी तक डिस्कस नहीं किया। एलिमिनेशन मेथड जो हमने एक छोटा सा सम में लेता हूं और एक फिर से एक बार एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस करते हैं। मान लो ये हम एक इक्वेशन लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था ये जो तीन मेथड है तभी एप्लीकेबल होगा अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये सिचुएशन होने पर ही हम ये तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी जो दो रिलेशन है उसमें ये मेथड यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो a1 बाई a2 1/2 है और b1 बाई b2 4/3 है, दे आर नॉट इक्वल, मतलब हम इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो मैं अभी एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। इनको पहले आप इक्वेशन 1 और 2 डाल दो। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली मैंने आपको रूल बताया था। रूल नंबर 1, सिलेक्ट द वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड। आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसे सिलेक्ट करो। तो हम सिलेक्ट करते हैं कि हम y को एलिमिनेट करेंगे। चलो इस बार ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि y को एलिमिनेट करेंगे। तो सेकंड रूल है, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट सेम होना है। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि फाइंड एलसीएम ऑफ द प्रेजेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अभी क्या है, 4 और 3 है, तो एलसीएम उनका आएगा 12। तो आपको दोनों के कोफिशिएंट्स को अभी 12 बनाना। तो इक्वेशन 1 में अगर y का कोफिशिएंट 12 बनाना है तो 4 में मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई 3। ठीक है, उससे ये 4 3 से 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे पूरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 इंटू एक्स तो मुझे मिलेगा 3x, 3 इंटू 4 तो मुझे मिलेगा 12 प्लस 12y, और फिर इक्वल के बाद 5 इंटू 3 15। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 में मुझे y के कोफिशिएंट को 12 बनाना है। तो अभी 3 है तो 3 में मुझे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 12 बनेगा। 3 4 से 12। तो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 4। उससे 4 टू ज़ 8 8x, 4 3 ज़ 12 तो 12y, एंड 4 टू ज़ 8 तो यहां पर 8। अच्छा, उसके बाद थर्ड रूल,
थर्ड फर्स्ट रूल था select the variable to be eliminated. सेकंड रूल था coefficient of the selected variable must be same. थर्ड रूल क्या था? साइन ऑफ Sir, द the sign should be different. साइन शुड डिफरेंट. अभी सेम है तो क्या करें? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट. साइन शुड बी डिफरेंट. डिफरेंट तभी होगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे. तो हम इनको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं पहले, या फिर एक और तरीका है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है. सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ लाइन खींचो और सेकंड इक्वेशन के साइन को आप चेंज कर दो. ठीक है, ऐसे इसी को सब्ट्रैक्ट बोला जाता है. उससे 12y एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव 12y और निगेटिव 12y जीरो बन जाएंगे, और 3x और -8x बन जाएंगे -5x, और यहां पे हो जाएगा 7. तो इंप्लाइज दैट x का वैल्यू आ जाएगा -7/5. अच्छा, अब इस x के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. मैं इक्वेशन 1 में डालता हूं, है ना. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x by putting the value of x in equation 1. मैं 1 पे डाल रहा हूं, आपका मन हो तो आप 2 में भी डाल सकते हो. सो वी गेट, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास x + 4y. तो x पे मैं x का वैल्यू डालूंगा, x नहीं लिखूंगा. x + 4y = 5. ओके, अब -7/5 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, तो 4y = 5 + 7/5. ठीक है, तो आप कितने आएंगे ऐड करने के बाद? बताओ तो. कितने? 25 + 7 32/5. 32/5. अच्छा, 4 को, हाँ 4 को अब भेज दो उधर. 32/5 आ रहे हैं. उसके बाद 4 उधर चला जाएगा, तो y का वैल्यू कितने आएंगे? 8/5. Sir, 8/5. 8/5. तो देयरफॉर x हमें मिला -7/5, y हमें मिला 8/5. ये हमारा आंसर आ गया. तो ये मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको दिखाया था. अभी मैं इसी सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखाता हूँ एक बार. बोलो, कोई पूछ रहे? सर अगर, हाँ सर अगर इसमें हम लोग ये चीज को अगर x को सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा. आपका वॉइस थोड़ा सा क्रैक हो आ रहा है. आप बोलना चाहते हो कि आप अगर x को एलिमिनेट करते तो क्या होता, राइट? आपका वॉइस सेम आएगा, सेम आएगा. अब एलिमिनेट करने के लिए कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, इवन आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड कर लो, एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर आपको यही मिलेंगे, आंसर आपको यही मिलेगा. ठीक है, आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हो, मैंने y को किया, आप x को करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आंसर तो आंसर ही है ना. अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक ही सोल्यूशन निकलेगा. अब अलग अलग मेथड करोगे तो अलग अलग थोड़ी ना आएगा, सोल्यूशन तो एक ही होता है. मेथड मतलब मेथड बदल देने से ग्राफ लाइन अलग जगह जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना. दोनों ग्राफ को जहां इंटरसेक्ट करना वही करेगा, इंटरसेक्शन का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा ना. चलो, अभी मैं फिर से पेयर ऑफ इक्वेशंस को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ. पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या था? x + 4y = 5, और दूसरा इक्वेशन था 2x + 3y = 2. ये थे ना इक्वेशन. अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हीं पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाता हूं. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें मैंने आपको रूल बताया था, फाइंड अ वेरिएबल, फाइंड a value of one variable with respect to other variable from any equation. ये था पहला रूल, है ना. मतलब दोनों के दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करो. हाँ, मतलब रूल नंबर 1 है सिलेक्ट एन इक्वेशन. सेकंड रूल है उस सिलेक्टेड इक्वेशन में से फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल. अब कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट करें? इक्वेशन 1 सिलेक्ट करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपको x का वैल्यू और बहुत ही सिंपल वे में मिलेगा. सिंपल वे में. अगर आप इक्वेशन 2 का यूज करते हो टू फाइंड अ वेरिएबल, तो फिर आपको वो कॉम्प्लिकेटेड वे में मिलेगा. मैं आपको रफ वर्क दिखाता हूं. अगर आप इक्वेशन 2 में से करते हो, तो मान लो आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो 2x = 2 - 3y, और उसके बाद x का वैल्यू आपको मिलेगा 2 - 3y/2.
2। देखो ये कितना फ्रैक्शन वे में मिला है, लेकिन मैं वही चीज इक्वेशन 1 करके करता हूं, यहां पे दिखाता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 सेलेक्ट किया और उसमें से मैं x का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म ऑफ y। तो x इज इक्वल्स व्हाट, 4y को राइट साइड भेजो तो 5 माइनस 4y। तो अब इस वैल्यू को देखो x का, और अब इस वैल्यू को देखो, सबसे सिंपल वे में है, तो कॉम्प्लिकेटेड वे मत लो, उससे आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा, तो आप इजी वाला ही लो। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बोला कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करते हो टू गेट अ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तब आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे वाले अनसिलेक्टेड इक्वेशन में, जो आपने इक्वेशन सेलेक्ट नहीं किया था उसमें आपको डालना है। ठीक है, तो आप इसको पुट कर दो वहां पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, नॉट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्योंकि आपने ये सेलेक्ट किया था इक्वेशन 1 से, है ना। ये x का जो वैल्यू आपने निकाला वो इक्वेशन 1 से निकाला, इसलिए आपको अभी इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में। सो वी गेट इक्वेशन 2 क्या है, 2x, बट x मत लिखो, x में x का वैल्यू लिखना है, प्लस 3y इक्वल्स 2, ये आपका इक्वेशन है। तो x में हम वैल्यू डालेंगे 5 माइनस 4y, जो हमने इक्वेशन 1 से निकाला है। फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 माइनस 2 4 8y प्लस 3y इक्वल्स 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आउटकम आता है। सर y का आंसर -8/5 आएगा क्या? 8/5, प्लस 8/5। तो यहाँ पे आ रहा है 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 मतलब -8, तो -5y इक्वल्स -8, तो आंसर आ रहा है 8/5, 8/5। हाँ जी, और ये आंसर हमें पिछले वाले मेथड में मिला कि नहीं? हाँ जी, देखो यहाँ भी देखो y का वैल्यू 8/5 भी था, मैंने मेथड तो बदल दिया ना, मैंने एलिमिनेशन मेथड नहीं किया, इस बार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, लेकिन फिर भी आंसर सेम आया। ठीक है, तो आंसर सेम आया। अच्छा, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इक्वेशन 1 में डालू, 2 में डालू, या तो मैं थर्ड इक्वेशन में डालू। थर्ड इक्वेशन एक्चुअली ये वाला है, ये जो हमने x का वैल्यू निकाला इन टर्म ऑफ y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो अब आप इस y के वैल्यू को इक्वेशन 1, 2 या 3 किस में भी डाल दो, तो मैं 3 में डाल रहा हूं। So putting the value of y in equation 3, we get x equals 5 minus 4y, बट y में हम क्या लिखेंगे 8/5 ऐसे। ठीक, तो 5 माइनस 32/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो एलसीएम करके, 5 25 माइनस 32, तो रिजल्ट आ रहा है -7/5। तो x का वैल्यू आ गया -7/5, तो आप कंक्लूड कर दो देयरफॉर x is -7/5 and y is 8/5। तो देखो सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मेथड हमने बदल दिया, हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही सेम रिजल्ट मिले। तो तो दोनों, सर लाइक हम लोग कुछ भी क्वेश्चन में लेता है 1, 2 या 3 में, हाँ हाँ, आप किसी सर में, लाइक हम लोग कुछ भी क्वेश्चन में, हाँ कुछ भी में, सर अगर हम मतलब लोग आप कुछ भी किसी में, क्वेश्चन में, बोलो 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 बोलो। सर लाइक हम लोग किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू डाल के करें तो सेम ही आंसर आएगा ना, जरूरी नहीं हाँ है ना हाँ, कि एक ही स्पेसिफिक। एक बार टेस्ट कर ले, बोलो कहाँ हाँ डाले, सर। बोलो कहाँ डाले। सर इक्वेशन नंबर 2। ओके, 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स 2। चलो डालते हैं, मैं यहां लिखता हूं इसे, 2x प्लस 3y और इक्वल्स कितना, इक्वल्स 2, ये था ना। और यहाँ पे y का वैल्यू डालेंगे, y का वैल्यू है 8/5, तो हम y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 8 24, 24/5 इज इक्वल्स 2। अब 24/5 को हम राइट साइड लेते हैं, तो हो जाएगा 2 माइनस 24/5, एलसीएम करके माइनस कर दो, तो 5 10 माइनस 24, तो आपको मिल रहा है -14/5। ठीक है, अच्छा अब आप 2, ये तो 2x का वैल्यू है, 2x इज दिस,
अब 2 को उधर भेज दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो देखो सेम रिजल्ट आया। ठीक है। अब कंफर्म हो हाँ गए। सर। मतलब हाँ आप सर। इस y के वैल्यू को कहीं पे भी डाल दो, इक्वेशन 1 2 या 3 कहीं पर भी डाल दो, आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो दोनों मेथड क्लियर हो गए। यस सर। अच्छा, अभी मैं आपको एक आखिरी मेथड दिखा देता हूँ जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोगों को स्कूल में एक बार करवाया। बैक कीजिए ना। बोलो। एक बार बैक कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। एक मिनट। ले लो, पूरा नहीं आ रहा। हो गया सर, आगे का लिखा हुआ। हो गया ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सर लाइक लास्ट ईयर तो ये कट ऑफ हो गया था ना सिलेबस से, तो इस साल आ रहा है क्या? अभी कंफर्म नहीं है, कुछ बोला नहीं। हाँ सर, एक्चुअली स्कूल में भी हम लोग को लाइक एक बार दिखाया तो था, बट हम लोग को लाइक फेयर में नहीं करवाया था, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया था। बोला कि अभी तक श्योर नहीं है कि ये आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग करके रख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, तो एक बार कर लेते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए सेम पेयर ऑफ इक्वेशन लेता हूं जो हमने पीछे लिया हुआ है। ठीक है, क्या था इक्वेशन? x प्लस 4y इक्वल्स 5 और दूसरा पेयर था 2x प्लस 3y इक्वल्स 2। हम इसी पेयर को लेते हैं, उससे हम कंफर्म भी हो जाएंगे क्योंकि हमें आंसर इसमें भी सेम चाहिए। अच्छा, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अपने कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है? उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना इक्वेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 हमेशा लेफ्ट में होता है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब जो c है वो हमेशा लेफ्ट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें c का जो पोजीशन है वो राइट में है। तो आप एक काम करो, अभी इक्वेशन नंबर्स मत डालो, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, मतलब सारे टर्म्स को लेफ्ट में रखो और उसके बाद आप इनको नंबर्स डालो। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स 0 और फिर 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0। ये बात सबको समझ में आ गया? यस सर। तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब है जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होने चाहिए। ऑल द टर्म्स मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 है वो सारे टर्म्स एक बार कॉपी करो। मैं आपको एक काम करता हूं, पहले ना आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला समझा देता हूं, इसमें फॉर्मूला एक्चुअली कैसे होता है ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से समझाता हूं, फिर हम इस सम को करेंगे। ठीक है, पहले आप एक बार एक साइक्लिक वे में अब ऐसे करके लिखो b1। ठीक है, मतलब ये मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, यहाँ पे b लिखो, फिर यहाँ पे c लिखो और यहाँ पे a लिखो, ऐसे। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम b, ये b से ही आपको स्टार्ट करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आगे बढ़ना है c पे, फिर c के बाद फिर से आपको a में जाना है और फिर a से b में जाना है और b में ऐड कर देना है। तो इस वे में जाना है। तो पहले आपको b के कोफिशिएंट्स लिखने, तो यहाँ पे b1 और b2 आप ऐसे करके लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, ये रफ वर्क है। ठीक है, मैं जस्ट आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फॉर्मूला लिखना कैसे है। देन आप लिखो c, देखो मैंने क्या बोला, b जब लिखना हो जाएगा तब आप c में आ जाना, तो c लिखो। c वाले क्या है? c1 और c2। ओके,
अच्छा सी जैसे ही हो जाता है देन आप आ जाओ ए में, ठीक है, फिर आप लिखो ए वाले टर्म्स, ए वाले कोफिशिएंट्स A1 A2। उसके बाद मैंने बोला जैसे ए हो जाए ना तो लास्ट में आप बी फिर से लिखो, तो B1 और B2। ये चार्ट बनाओ, ठीक है, ये चार्ट बनाओ। ये चार्ट बनाने के बाद आपको यहां पर लिखना है x, ठीक है, यहां दोनों के बीच में ऊपर यहां लिखना y और इन दोनों के बीच में यहां लिखना 1, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से लिखना है। अच्छा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है देखो, यहां पे लिखो x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे B1 को C2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहां लिखो B1 C2, फिर माइनस साइन, यहां माइनस आएगा, फिर B2 C1, ठीक है, B2 C1 ऐसे, फिर इक्वल साइन डालो आप यहां पे, इक्वल डाल के फिर y यहां लिखो और फिर नीचे। अभी y लिखा है c और a के बीच में लिखा हुआ है ना, तो c और a के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C1 A2 फिर माइनस डालो C2 A1 ऐसे, ठीक है, ये कॉमन तरीका है। उसके बाद 1 यहां लिखा 1 लिखा हुआ है ना, तो आप यहां ऊपर लिखो 1 डिवाइडेड बाय, अभी 1 लिखा हुआ a और b के बीच में, राइट, तो a और b में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A1 B2, फिर माइनस साइन डालो A2 B1, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या है, आपके दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन मैं बोलूँ ये चीज आपका जब क्लास 12 में जाओगे ना, तब वहां पे आप एक चैप्टर पढ़ोगे जिसे बोलते डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स सुना आप लोगों ने? मैट्रिक्स? हाँ सर। हाँ सर। ये क्लास 12 का एक चैप्टर है। मैट्रिक्स के बाद आप सीखोगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट सीखोगे ना, तब आप समझ जाओगे ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि वही चैप्टर जो है वहां डिटेल में समझाया गया कि ये फॉर्मूला कैसे ओरिजिन हुआ है, तो ये उसी चैप्टर से आया हुआ है। ओके, तो फिलहाल आप इतने दिमाग मत लगाओ, अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने दिखा, फॉर्मूला लिखो। अभी इस फॉर्मूले को इन लोग कैसे यूज करते हैं देखो, ये जैसे है ना, इसको रटना बहुत मुश्किल है, अब बेटर है यही फॉर्मेट रखो। रटने वाला मेथड में आपको दिखा देता हूं। जैसे कई सारे स्कूलों में क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करके एक फॉर्मूला फ्रेम करते हैं। जैसे मैं अगर इसको कंपेयर करूं, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 बाय, मतलब ये कंडीशन है, इफ लिखो यहाँ पे, इफ ये दोनों इक्वल है A1 B2 माइनस A2 B, ये जरूरी नहीं है, ये मैंने कुछ मिस्टेक किया, A2 B2 लिखा हो, लेकिन ये A2 B1 था, A2 B1, हाँ, तो यहाँ A2 B1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दो, उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, समझ गए? ये इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब वही तरीके से अगर आपको y का वैल्यू निकालना, तो y वाला पार्ट जो है कंपेयर कर दो 1 वाले के साथ, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, और फिर y का वैल्यू निकालने के लिए y का डिनोमिनेटर को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो उससे हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, बस इस तरह। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, ये दो चीज याद रख सकते हो, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो बेटर है आप इसमें डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसमें डायरेक्ट वैल्यू को डाल दो, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको न्यूमेरिकल वे में करके दिखाता हूं इस सम में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप इक्वेशंस को लिखोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक सर्कल मैंने आपको समझाया था। सर्कल में मैंने क्या बोला, स्टार्ट फ्रॉम बी, देन राइट ए, एंड लास्टली राइट
नहीं, उसके बाद लिखो सी एंड लास्ट अगेन बी। तो यहाँ पर मैं वही चीज स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं बी के कोफिशिएंट लिखूँ, एक चार्ट बना रहा हूँ मैं, पहले बी के कोफिशिएंट लिखूँ। बी में क्या क्या है, 4 और 3। उसके बाद बी जैसे ही हो जाता है, उसके बाद ए में, सॉरी बी के बाद सी, बी के बाद सी, यहाँ ए, तो बी के बाद सी आना है। सी में क्या है, -5 और -2, साइन के साथ लिखना है, हाँ साइन भी इसमें मैटर करता है। अच्छा, जैसे सी हो जाता है आपको मूव करना है ए में, फिर आपको जाना है ए में। ए क्या क्या है, 1 है और 2 है, तो 1 और 2 लिखो, ठीक है। ये फर्स्ट सम आप देख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये फर्स्ट सम है। उसके बाद आप देखोगे ये बहुत इजी मेथड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, जैसे ए हो जाता है आपको लास्ट में लिखना है बी अगेन, हाँ बी में 4 और 3 है, तो 4 और 3, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि इन बी और सी के बीच में आपको यहाँ एक्स लिखना है, और यहाँ पर सी और ए के बीच में यहाँ वाई लिखना है, और ए और बी के बीच में यहाँ पे 1 लिखना है, मैंने आपको ये बोला था। उसके बाद x, ठीक है। नाउ x बाय अब x के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 और -2 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू -2, फिर बीच में माइनस आप लगाओ, फिर 3 इंटू -5, 3 इंटू -5, फिर इक्वल साइन डालो, फिर y के लिए नीचे, y के लिए क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में y है ना, इसलिए इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -5 2 जा, फिर बीच में माइनस, एंड -2 और 1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में, ठीक है। और इक्वल्स लास्टली यहां पे 1 है ना, तो 1 किसके बीच में, a और b के बीच में, तो इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ऊपर 1 नीचे 1 3 जा, 1 इंटू 3, फिर बीच में माइनस, 2 4 जा, तो 2 इंटू 4, ठीक है। अभी बस सॉल्व कर दो इनको पहले, x डिवाइडेड बाय 4 इंटू -2 -8, और यहां पर -3 इंटू -5 +15 इक्वल्स y डिवाइडेड बाय -5 2 जा -10, एंड -2 इंटू 1 माइनस इंटू -2 ना, +2 हो जाएगा, फिर इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 3 जा 3, और -2 इंटू 4 8, बस हो गया। अब थोड़ा और सॉल्व कर लो, x डिवाइडेड बाय -8 और 15 होता है 7, y डिवाइडेड बाय -10 और 2 होते हैं -8, और 1 डिवाइडेड बाय 3 और -8 होते हैं -5, ठीक है। अब दो केस बना लो, इफ x/7 इज इक्वल टू, इसके साथ मतलब दो केस, मतलब दोनों x और y को, दोनों को इसके साथ कंपेयर करना, 1/-5 के साथ, 1/-5, ठीक है। तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा x इज इक्वल टू 7, आप उधर भेज दो तो -7/5, और दूसरा इफ y/-8 इज 1/-5, ठीक है। तो इसमें आप शिफ्ट कर दो -8 को उधर, तो आपको मिलेगा 8/5। तो देखो सेम रिजल्ट मिला, जो मेथड, जो हमें उस मेथड से मिले थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, वही रिजल्ट हमें यहां पर भी मिले। ठीक है, चलो एक सम और देख लेते हैं, ठीक है। एक सम और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। बस याद रखना हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सिलेक्ट करोगे, तो आपको याद रहना कि ये सिचुएशन होना चाहिए, वैसे टाइप के आप इक्वेशंस बना लो, ठीक है। जैसे कि 5x + 2y = 1 एंड 2x - y = 3, ठीक है। ये मैंने पेयर ऑफ इक्वेशंस ले लिया एक। तो अभी मैंने जैसे आपको बोला कि इक्वेशंस ऐसे होने चाहिए जिसमें c लेफ्ट में होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो 5x + 2y - 1 = 0, ये हो गया इक्वेशन 1, और इसमें 2x - y - 3 = 0, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अच्छा, इक्वेशन 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाने, एक चार्ट बनाना है आपको। मैं अगेन बोलता हूँ, चार्ट बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम बी। हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, ये फेयर में बनाना पड़ेगा ना? फेयर में बना लो, हाँ हाँ फेयर में बना लो। अब फेयर से ही तो सम को करोगे, तो बेटर है फेयर में ही बनाओ, अब इसको रफ में मत करो,
ठीक है, उसको देख देख के आप बनाओ। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक सर्कल सजेस्ट किया था, बोला मैंने बी लिखो, फिर बी के बाद सी लिखो, उसके बाद सी के बाद फिर ए लिखो, और लास्ट में फिर से रिटर्न बी लिखो। तो पहले हम बी को लिखते हैं। बी क्या क्या है यहाँ पर, 2 और -1, तो इनको लिखो पहले, 2 और -1। बी लिखने के बाद आपको आना है सी में। सी क्या क्या है, -1 और -3, -1 और -3, और सी हो जाने पर रिटर्न आपको ए में जाना है। तो ए यहाँ पे क्या है, 5 और 2 है, तो आपको यहाँ लिखना है 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 जब हो जाएगा, ए कंप्लीट हो जाएगा, तब रिटर्न आपको बी में जाना है। तो बी है 2 और -1। बस ये चार्ट तैयार हो गया। अब ये जो हमने बी और सी लिखे है ना, इसके बीच में यहाँ एक्स लिखो, और सी और ए के बीच में लिखो वाई, और ए और बी के बीच में लिखो 1। ठीक है, बस अजीब टाइप का फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब आप x निकालोगे तो b और c के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, जैसे कि 2 के साथ -3, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, शो करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा, 2 इंटू -3 -6। ठीक है, फिर बीच में आपको माइनस डालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, -1 और -1 के बीच में, -1 और -1 होता है 1, तो यहां आप लिख दो 1, फिर इक्वल्स डालो, y लिखो यहाँ पे। अब y हमने किसके किसके बीच में रखे हैं, c और a के बीच में, इसलिए c और a के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे, -2, फिर बीच में आप माइनस साइन डालो, और उसके बाद -3 और 5 में मल्टीप्लीकेशन करो, उससे आएगा -15, तो यहां लिखो -15, और लास्ट में आपको 1 के साथ करना है। 1 के नीचे कैसे लिखते हैं, 1 है a और b के बीच में, तो a और b में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 और -1 तो आएगा -5, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 2 और 2 के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो उससे आएगा 4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दो, x डिवाइडेड बाय -7, y डिवाइडेड बाय, इधर आएंगे +15 ना, +15 और -2 होते हैं 13, और यहां पे 1 डिवाइडेड बाय -9 हो गए। अच्छा, अब बारी बारी से कंपेयर करोगे ना, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 7/9। कंपेयर एक्चुअली किसके साथ करना है, इसके साथ। जब आप x को कंपेयर करोगे इसके साथ, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 7/9, और फिर y वाला जब आप 1/-9 के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू -13/9। ठीक है, इसमें ये क्लियर हो गया, ना डाउट है। Yes. देखो मैंने क्या किया, अगर कंपेयर करते हैं हम x बाय -7 को कांस्टेंट 1/-9 के साथ, और -7 को मैं राइट साइड भेज देता हूं, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 7/9, माइनस माइनस कट जाएंगे। और अगर मैं कंपेयर करता हूं y वाला पार्ट को, y/13 को, y/13 को -1/9 के साथ कंपेयर करता हूं, ठीक है, 1/9, तो जब ये 13 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -13/9। ठीक है, क्लियर हो गए। एक सम और दिखा दूं ना, क्लियर हो गया। हो गया। हाँ सर। हो गए पक्का, और नहीं देखना। एक करा। एक और करने, ठीक है, चलो एक लास्ट सम एक और देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। चलो मैं आपके वर्कशीट में से लेता हूँ एक सम, कोई सा भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सर हम लिए। लोग को अगर कोई सॉल्व करने देगा तो हम लोग को थोड़ी ना स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि ये मेथड से करो, या फिर मतलब हम लोग खुद से कर सकते हैं ना कोई सा मेंशन भी नहीं रहने मेथड। से खुद से कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर मेंशन रहता है, जब आपको ऐसा सम दिया जाता है तो मेंशन रहता है, लिखा रहता है क्वेश्चन कि आपको क्या मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाता हूं, यहां से एक सम लेता हूं, 11x + 15y = -23। 11x, ये वर्कशीट से ले रहा हूं, 11x plus, sorry, 11x plus 15y equals 23, और दूसरा इक्वेशन क्या है, -23,
-23 और दूसरा इक्वेशन है 7x - 2y इक्वल्स 20। हाँ अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो सारे टर्म्स मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं और सेकंड इक्वेशन से भी लेफ्ट साइड में ले लेता हूं 7x - 2y - 20 = 0। हो गए। अभी चार्ट बनाएंगे हम लोग। तो मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए जो सर्कल सजेस्ट किया था उसमें पहले तो बी आएगा, पहले बी आता है, उसके बाद सी आता है, लास्ट में ए आता है ना। तो बी के टर्म्स लिखेंगे, पहले बी में है 15, देखो वाई के कोफिशिएंट्स में बी होते हैं, तो 15 और -2। उसके बाद सी लिखना है, सी आपको कांस्टेंट में मिलेंगे 23 और -20। सी जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ए पे आ जाओ, ए 11 और 7 है, एक्स के कोफिशिएंट में ए मिलते हैं 11 और 7, और लास्ट में फिर से बी में आके एंड करना है। तो बी में क्या है, बी में है 15 और -2। ठीक है, ये सब हम लोग करेंगे। एक बार आप लोग फिर से रीजॉइन करो सेम आईडी के साथ, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो फटाफट से रीजॉइन करो।